everyone, welcome to SGI online class 7 English medium subject हिंदी लैंग्वेज पार्ट 5 शब्द भंडार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा में पार्ट 5 शब्द भंडार पढ़ाने जा रही हूँ। इसको सबसे पहले समझते हैं। इसमें आपका है पर्यायवाची। शब्द भंडार में पहला टॉपिक क्या है? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची क्या है इसको समझिए। पर्यायवाची मानव को व्याकरण में अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे मनुष्य, नर, मनुज, आदमी, इंसान आदि। ऐसे शब्द परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ समान होते हैं, परंतु उनमें सूक्ष्म रूप से कुछ न कुछ अर्थ की भिन्नता होती है। परिभाषा को पुनः समझिए बच्चों। पर्यायवाची क्या है? मानव को व्याकरण में अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे मनुष्य, नर, मनुज, आदमी, इंसान आदि। ऐसे शब्द परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ समान होते हैं, परंतु उनमें सूक्ष्म रूप से कुछ न कुछ अर्थ की भिन्नता होती है। अब इसके बाद आपको मैं कुछ पर्यायवाची समझाने जा रही हूँ। इसके बाद बच्चों पहला क्या है? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अनल, आग, पावर, हुताशन। दूसरा है अमृत। अमृत का क्या होगा पर्यायवाची? सोम, शुद्धा, पीयूष, अमीन। तीसरा असुर, राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव। इसके बाद बच्चों चौथा है अश्व का क्या है पर्यायवाची? घोड़ा, बाजी, है, तुरंग। पांचवा है आंख। आंख का पर्यायवाची क्या है? नयन, नेत्र, अक्षि, दृग, लोचन। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सूचीपति। ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? भगवान, प्रभु, परमेश्वर, जगदीश, परमात्मा। उन्नति। उन्नति की क्या है? उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष, प्रगति, वृद्धि। किनारा का क्या है पर्यायवाची? तट, तीर, कूल, कगार, पुलिन। इसके बाद बच्चों कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची क्या है? जलज, नीरज, पंकज, कंज, सरोज, अब्ज। इसके बाद ग्रह का पर्यायवाची घर, निकेतन, आवास, बसेरा, भवन, आलय। पुनः देखिए ये पर्यायवाचियों को। अग्नि का क्या है? अनल, आग, पावक, हुताशन। दूसरा अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? सोम, शुद्धा, पीयूष, अमीन। तीसरा असुर का पर्यायवाची राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव। अश्व का पर्यायवाची क्या बच्चों? घोड़ा, बाजी, है, तुरंग। इसके बाद आंख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, अक्षि, दृग, लोचन। इसके बाद इंद्र का सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सूचीपति। फिर ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, प्रभु, परमेश्वर, जगदीश, परमात्मा। उन्नति का पर्यायवाची उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष, प्रगति, वृद्धि। इसके बाद है किनारा का पर्यायवाची तट, तीर, कूल, कगार, पुलिन। कमल का पर्यायवाची जलज, नीरज, पंकज,
कंज, सरोज, अब्ज। इसके बाद है गृह का पर्यायवाची, घर, निकेतन, आवास, बसेरा, भवन, आलय। तो अब इन पर्यायवाचियों के अलावा बच्चों अभी कुछ और पर्यायवाची हैं जो मैं आपको लिख करके समझा रही हूँ। आप उनको भली भांति समझेंगे और अपनी नोटबुक में भी फिल करेंगे। इसके बाद आपका पर्यायवाची है 11 नंबर का ग्रह। ग्रह का बच्चों क्या होता है? घर, निकेतन, घर, निकेतन, आवास और बसेरा। एक और है इसका बच्चों भवन। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर पे है आपका गंगा। गंगा शब्द का अब इसका पर्यायवाची क्या होगा? गंगा का जाह्नवी और दूसरा इसका होगा भागीरथी। तीसरा सुरसरी। सुरसरी क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये देवताओं का है ना, इस वजह से सुरसरी भी कहते हैं। और मंदाकिनी। गंगा के बाद अगला पर्यायवाची आपका है चंद्रमा। चंद्रमा शब्द के पर्याय होंगे सुधाकर, दूसरा रजनीश, तीसरा निशाकर और चौथा होगा बच्चों विधु। और इसके बाद तारापति। अब नेक्स्ट पर्यायवाची है आपका 14 नंबर पे है आपका जल। जल का पर्यायवाची होगा बारी, नीर, तोए, सलिल और पानी। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट पर्यायवाची जो है 15 नंबर पर वो है पवन। पवन का पर्यायवाची क्या होगा? वायु, अनिल, समीर, हवा, मारुत, और नेक्स्ट इसका जो है बात। अब पवन की पर्यायवाची हो गया। पवन के बाद एक और पर्यायवाची इसमें है, इसका है आपका पत्नी। पत्नी का है पर्यायवाची शब्द भार्या, गृहिणी, गृहिणी के बाद दारा, बामा और अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। अब इसको एक बार पुनः समझ लीजिए बच्चों। गृह का पर्यायवाची क्या है? घर, निकेतन, आवास, बसेरा, भवन। नेक्स्ट गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी,
मंदाकिनी। नेक्स्ट, चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर, रजनीश, निशाकर, विधु, तारापति। इसके बाद जल का पर्यायवाची क्या है बच्चों? बारी, नीर, तोय, सलिल, पानी। नेक्स्ट, पवन, इसका पर्यायवाची देखिए, वायु, अनिल, समीर, हवा, मारुत। ये बच्चों लिखा है। Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGUI. In the last class we were doing addition and subtraction of decimals. Today we will be moving further into that exercise and we will be starting with question number 3. Okay. So in question number 3 it is saying take out 6.345 from 8.1. It is saying take out 6.345 from 8.1. क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि 8.1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे आप? लिखोगे 8.1। मैंने बोला था डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे यहाँ वैल्यूज नहीं है तो वहाँ पे 0 आप लिख सकते हो। विल बी राइटिंग 0 हियर। नाउ सब्ट्रैक्ट। 0 है, बगल से कैरी लोगे आप तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा? 9। 9 में से 4 करोगे तो अगेन 5 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा है? 0। 0 है तो 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फिर इधर कैरी लोगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से 3 कितना आएगा? 7 आएगा। यहां से कैरी ले चुके हो आप तो यहाँ पे 7 ऑलरेडी बचा हुआ। 7 minus 6 you will get 1. That means answer would be 1.755. Okay, answer would be 1.755. So I hope you have understood the concept. Now moving further to question number 4. In question number 4 it is same है ना, बोला जा रहा है डिफरेंस निकालना है तो आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। Now moving to question number 5, it is saying what is excess of 90 over 53.865. In question number 5 it is saying what is excess of 90 over 53.865. What is excess of 90 over 53.865? ठीक है। बोला कि 90 के पास 53.865 से कितना ज्यादा है या कितना एक्सेस है। तो क्लियरली आप समझ पा रहे हो कि 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्सेस पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे एक्सेस वैल्यू। एक्सेस वैल्यू इज इक्वल टू 90। यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट, तो 0 0 0 लगा दो यहाँ पे लिखो 53.865 एंड देन जस्ट सब्ट्रैक्ट। अगेन द सेम प्रोसेस। यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 करोगे 5 आएगा। यहाँ कितना बचा है? 9 बचा है। 9 में 6 करोगे 3 आएगा। यहाँ पे भी कितना बचा है? 9 बचा है। ठीक है। और 9 में से 8 करोगे तो 1 आएगा। Isn't it? और अब यहाँ पे भी कितना बचा है? 9 और यहाँ पे 3 है तो what you will get? You will get 6 from here। और यहाँ पे कैरी ले चुके थे, अल्टीमेटली कैरी हमने यहीं से लिया है तो कितना बचा होगा? 8 बचा होगा। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 3 आएगा। दैट मींस 36.135 will be your answer। ठीक है। This is not a difficult task to do. I hope you are understanding the concept well. Now moving to question number 6. Again what should be subtracted? In question number 7 what should be added? तो सभी में क्या करना है आपको? Subtraction ही करना है। Now moving to question number 8. In question number 8 it is saying Manish buys a rupees 8.75 metro ticket with a 20 rupee note. How much money does he get back? This is question number 8.
इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज बीइंग सेड मनीष ने एक मेट्रो टिकट खरीदने के लिए 20 रुपए का नोट दिया और मेट्रो टिकट का जो कॉस्ट था दैट वाज ₹8.75। तो बताना है आपको कि उसको कितने पैसे वापस मिले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यू विल बी राइटिंग मनी गिवन बाय मनीष, कितने दिए उसने 20 रुपए का नोट दिया था, तो लिखोगे मनी गिवन बाय मनीष, या लिख सकते हो नोट गिवन बाय मनीष एज वेल, है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी कॉस्ट ऑफ टिकट। कॉस्ट ऑफ टिकट, कॉस्ट ऑफ टिकट कितनी है 8.75 रुपीस, है ना। कॉस्ट ऑफ टिकट इज ₹8.75। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे मनी रिटर्न, उसको कितना पैसा वापस किया गया, मनी रिटर्न करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 20.00, क्योंकि डेसिमल के आगे 2 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ पे 0 लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे 0, यहाँ 8.75 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस अगेन करेंगे। यहाँ पे 0 है, कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। ये 9 बचा, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 मिलेगा डेसिमल। यहाँ फिर से 9 बचा, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, और अल्टीमेटली कैरी हम यहीं से ले रहे थे तो यहाँ पे 1 बचा, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। तो आंसर वुड बी 11.25 रुपीस, और यही पैसा क्या उसको रिटर्न किया गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9 it is saying a baby increases in weight from 5.58 kg to 6.16 kg. How much weight has the baby gained? This is also very easy kind of question. I will be solving this question just because I want to tell you how to write the statements in such kind of questions. Okay. So first of all you will be writing initial weight of baby. Initial weight of baby, इसका मतलब क्या है कि बेबी का स्टार्टिंग में वेट कितना था, 5.58 केजी, कितना था 5.58 केजी। ठीक है, इनिशियल वेट ऑफ बेबी वाज 5.58 केजी। कुछ दिनों बाद उसका वेट कितना हो गया 6.16 केजी हो गया। तो आप क्या देखो फाइनल वेट ऑफ बेबी, फाइनल वेट ऑफ बेबी इज इक्वल टू 6.16 केजी। फाइनल वेट कितना हो गया उसका 6.16 केजी हो गया। तो पहले से वेट कितना हो गया ज्यादा हो गया, और आपसे यही पूछा गया है कि वो वेट कितना बढ़ा। तो आप लिखोगे वेट गेन्ड, वेट गेन्ड, कितना वेट बढ़ गया। तो क्या करो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यू विल बी राइटिंग 6.16 5.58 सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये छोटी वैल्यू है, उधर से कैरी लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ बचा 0, कैरी करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 आएगा, और यहाँ पे 5 बचा, 5 में 5 करेंगे तो 0 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.58 केजी। उसके वेट में कितना चेंज आया 0.58 केजी का चेंज आया, या फिर बोल सकते हैं उसने 0.58 केजी वेट बढ़ा लिया। ओके, so this was question number 9. Now moving to question number 10. In question number 10 there are certain kind of problems named 1 to 6 and you are just required to simplify them all. There are total 6 problems. I will be solving 3 for you. 1 in first is written 67 plus 13.67 plus 13.85 minus 29.904. So let's start. Solution. First of all, you are advised
to just look at the problem and try to figure out the numbers with same sign. ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखोगे, numbers जो same sign के हों. This is positive number and this is positive number. इसका मतलब सबसे पहले हम इन दो numbers को solve करेंगे. तो क्या लिखेंगे 67.00. डेसिमल के बाद दो नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूँ 00 क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है. फ्रॉम हियर 13.85 और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है. ऐड करोगे तो 0 + 5 5 मिलेगा, 0 + 8 8, 7 + 3 10, 0 कैरी 1, 6 + 1 7 + 1 8. सो आंसर वुड बी 80.85. ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 29.904. तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिखेंगे 80.85 सब्ट्रैक्ट करना है 29.904. डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 कैरी करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ 10 में से 4 6, यहाँ बचा कितना 4, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आएगा. यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 कैरी करना पड़ेगा. 18 में से 9 करेंगे तो 9 आएगा. डेसिमल यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 में से 9 0 आएगा. यहाँ बचा 7, 7 में से 2 करेंगे तो 5 आएगा. तो आंसर वुड बी 50.946. So this will be the ultimate solution, or you could say the answer of this problem, that is part 1 of question number 10. Now moving to part number 3. In part number 3, it is given 1 minus 10.5, 1 minus 10.5 plus 12.213 plus 12.213. अगेन क्या देखना पड़ेगा, सेम साइन के वैल्यूज देखेंगे. ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे. तो सॉल्यूशन क्या होगा 1 और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 लिख दो आप. और यहाँ पे आएगा 12.213 और आपको क्या करना है, ऐड करना है. 0 + 3 3, 0 + 1 1, 0 + 2 2, डेसिमल 2 + 1 3 एंड हियर 1. तो इसको ऐड करने पे मिला 13.213. अब सब्ट्रैक्ट करना है 10.5 तो यू कैन राइट 13.213, राइट 10.5 और डेसिमल नहीं के बाद डिजिट 3 है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 0 माइनस 3 में से 0 3, 1 में से 0 1, यहाँ पे छोटी वैल्यू कैरी करें 12 में से 5 7. ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 12 में से 10 2. तो आंसर वुड बी 2.713. ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज fifth part of this question number 10. Question number 10, fifth part. In fifth part it is given 555, that is 555 minus 50.55.5, then minus 5.555. ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. तो पहले क्या करोगे आप, नेगेटिव वाले नंबर्स को ऐड कर लोगे. आप जानते हो माइनस माइनस मतलब सेम साइन होते हैं तो सम करते हैं, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, नेगेटिव का ही लगाएंगे. तो मैं सम करूंगा इनका पहले. तो क्या मिलेगा 55.5 एंड 5.555, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 ऐड करेंगे तो you get 5 5 5 5 10 0 carry 1, 5 + 5 10 + 1 11, 1 carry 1, 5 + 1 6, that is 61.055. साइन किसका लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा. तो क्वेश्चन आगे बन जाएगा 555 minus 61.055, isn't it? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल बी राइटिंग 555. इसके बाद डेसिमल का 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 लगा दो आप डेसिमल के बाद. 61.055 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 में से 5 5, 9 में से 5 4, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9,
यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 1 3, ठीक है। यहाँ कितना है 5, 5 में से 6 करेंगे तो कैरी करना पड़ेगा, यहाँ 15 में से 6 करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पे 4 बचेगा। आंसर विल बी 493.945, ठीक है। So all the 3 other parts would be your homework. So this is the completion of exercise 4B. We'll be starting with multiplication of decimals in our next class. Thank you. A very good morning, students. In my previous lecture, I explained you geography third chapter, weather and climate for class 7. And now today I am giving you the revision of this chapter. So key terms. First, weather. What do you mean by weather? The day-to-day condition of the atmosphere at any place as regards temperature, pressure, rainfall, winds and humidity. तो बच्चों किसी भी एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन मतलब दिन प्रतिदिन की जो कंडीशंस होती है किसी भी प्लेस की, जिसमें क्या आता है टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ एयर का प्रेशर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, विंड की स्पीड कैसी है और ह्यूमिडिटी कैसी है। तो वेदर मींस द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस एज रिगार्ड टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, winds and humidity. Now next is climate. The average state of weather over a long period of time, मतलब कि weather की औसत अवधि over a long period of time, किसी भी लंबे समय में किसी भी weather की औसत अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, climate कहते हैं। Now next is meteorology. Meteorology is a science of atmosphere, particularly the physics of the lower or inner atmosphere. तो बच्चों मेट्रोलॉजी क्या होती है? मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की साइंस होती है पार्टिकुलरली द फिजिक्स ऑफ द लोअर और इनर एटमॉस्फेयर। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी नमी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब कि हमारी एयर में वाटर वेपर की कितनी मात्रा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। नाउ नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। The actual amount of water vapor present in the air expressed in grams per cubic meter, मतलब actual amount of water vapor का actual amount present in the air, हमारे air में water vapor की जो actual वास्तविक मात्रा कितनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, absolute humidity कहते हैं। It is expressed in grams per cubic meter। तो इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है per cubic meters। Now next key term is relative humidity। relative humidity तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि relative humidity क्या होता है, the amount of water in a given volume of air at a given temperature, मतलब the amount of water at a given volume of air at a given temperature। Now next key term is Beaufort scale। Beaufort scale, जैसा कि मैंने बताया था, I already explained you what is Beaufort scale। A scale measuring the force of winds at sea by observing the effects। ऐसा स्केल जो मेजर करता है विंड की फोर्स ऑफ विंड के फोर्स को at sea by observing the effects, उसके इफेक्ट्स को देखते हुए विंड के फोर्स को जो मेजर करता है उसके को हम क्या कहते हैं, ब्यूफोर्ट स्केल कहते हैं। A scale measuring the force of winds at sea by observing the effects। Now next is isotherm। Isotherms, जैसा कि मैंने बताया था, it is an imaginary line joining places having some temperature above sea level, and it is shown on the map, that is called isotherm। Now I distinguish between the following। Distinguish between the following। तो फर्स्ट डिफरेंस हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट डिफरेंस हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट एंड
वेदर के बारे में, क्लाइमेट एंड वेदर। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि क्लाइमेट क्या होती है बच्चों, क्लाइमेट के बारे में जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इट इज एन एवरेज स्टेट ऑफ वेदर, एवरेज स्टेट ऑफ वेदर, it is the average state of weather over a long period of time, say 30 years। तो ये हमारी वेदर की एवरेज स्टेट होती है over a long period of time, मतलब कि 30 years का हम लोग इसमें क्राइटेरिया लेके चलते हैं। तो it is the average state of weather over a long period of time, say 30 years। weather is the day-to-day condition of the atmosphere. It regards as temperature, rainfall, winds, humidity and sunshine. So that is the difference between weather and climate. Weather, average state of weather, और weather क्या होता है हमारा day to day condition of the atmosphere. Now next difference is absolute and relative humidity. Absolute and relative humidity. I have already told you what is absolute and relative humidity. Absolute humidity, it is the measure of water vapor. Water vapor यानी moisture in the air. So it is the measure of water vapor or moisture in the air regardless of temperature. It is expressed in grams. इसको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में करते हैं, per cubic meter of air. So it is the total या actual amount of water vapor present in the air and it is expressed in gram per cubic meter. Relative humidity हमारी क्या होती है, it also measures water vapor. इससे भी हम water vapor को measure करते हैं। It also measure water vapors but relative to the temperature of the air. देखिए क्या ये relative होती है, temperature से relative होती है। So that is the difference between relative and absolute humidity. Now I answer the following questions. So first question is difference between name the elements of weather. Name the elements of weather. कुछ हम बात करने जा रहे हैं कि name the elements of weather. weather के कौन-कौन से ऐसे elements होते हैं। तो सबसे पहला हमारा elements होता है temperature. Second is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Third is prevailing winds. Prevailing winds. Fourth is humidity. Humidity. And now next is precipitation. Precipitation या rainfall भी आप इसे कह सकते हैं। Now next element is sunshine. Sunshine. Now next is clouds. I already told you there are 4 types of clouds: cirrus cloud, cumulus cloud, stratus cloud, and now fourth is nimbus cloud. Nimbus cloud. These are the elements of the weather: temperature, atmospheric pressure, prevailing winds, humidity, precipitation, sunshine and clouds. And there are 4 types of clouds: cirrus cloud, cumulus cloud, stratus cloud and nimbus cloud. Now next question is what is the difference between general range of temperature, general range of temperature
करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन diurnal range of temperature and annual range of temperature. तो diurnal range of temperature is the difference between the highest temperature and the lowest temperature. तो बच्चों ये जो हमारा diurnal range of temperature होता है ये डिफरेंस होता है between the highest and lowest temperature के बीच में in that specific day. किसी भी specific day में highest temperature और lowest temperature के बीच के difference को हम लोग diurnal range of temperature कहते हैं. और annual range of temperature क्या होता है? Annual range of temperature is the difference between the maximum temperature reached and the minimum temperature reached in the whole year in a specific region. तो बच्चों हमारा जो diurnal range of temperature होता है it is the difference between highest and lowest temperature, and annual range of temperature is the difference between maximum and minimum temperature in a specific region. So that is the difference between diurnal range of temperature and annual range of temperature. Now next question is name the instrument used for following. Name the instruments used for following. तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे वेदर और क्लाइमेट के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको हम लोग बोलते हैं वायु दाब. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, जैसा कि मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर. इसको किससे मेजर किया जाता है बच्चों? बैरोमीटर से मेजर किया जाता है. बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो. तो बैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया था? गैलीलियो ने इन्वेंट किया था 1643 में. 1643 में. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर. इट इज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो इन 1643. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज विंड स्पीड. तो विंड स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाउ कैन वी मेजर द विंड स्पीड. तो विंड स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर. विंड स्पीड इज measured by anemometer. तो wind speed को हम लोग कैसे मेजर करेंगे बच्चों? एनीमोमीटर से. Now next element is rainfall. तो rainfall को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि rainfall और precipitation यानी वर्षा always measured by an instrument called a rain gauge. तो rainfall को हम लोग कैसे मेजर करते हैं बच्चों? rain gauge से मेजर. I already told you. Next, humidity. Next element is humidity. The humidity is it represents the water vapor present in the air. Humidity is measured in two ways. Humidity को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं. First हमारा होता है absolute humidity और second हमारा होता है relative humidity. Absolute humidity and relative humidity. जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि हमारी एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टेम्परेचर. नेक्स्ट एलिमेंट इज टेम्परेचर. तो मतलब टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर आर थर्मोमीटर, maximum and minimum thermometer और स्टीवेंसन स्केल. थर्ड वाला क्या आ जाएगा बच्चों? स्टीवेंसन स्केल. तो ये हमारा होता है थर्मोमीटर इज मेजर्ड बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर एंड स्टीवेंसन स्केल. तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे एलिमेंट्स हो गए और ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर. विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय
are the instruments used for the following. Now next question is state the use of wet and dry bulb thermometer. State the use of wet and dry bulb thermometer. तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि स्टेट द यूज ऑफ वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर. वेट और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का हम लोग कैसे यूज करते हैं? टू डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ambient temperature is measured using an ordinary thermometer, better known in this context as a dry bulb thermometer. So at any given ambient temperature, less relative humidity result in a greater difference between the dry bulb and wet bulb temperature. The wet bulb is colder. So this revision has been completed. So that's all for today. Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today we will discuss the exercise of chapter 3 photosynthesis. So the first exercise is the multiple choice questions. And the first question is the process by which green plants prepare their own food is known as the process by which green plants prepare their own food, that process is called photosynthesis. So the right answer is photosynthesis. The next question, the green color pigment in the leaf. You know students, a green color pigment is present in the leaf due to which the color of the leaf is also green. And those pigment is known as chlorophyll. Chlorophyll is a green color pigment which is present a cell organelle chloroplast. Inside the chloroplast, the chlorophyll, a green color pigment is present. Next question, tiny pores on the lower surface of the leaf are, students, on the lower surface of the leaves are minute pores are present. Those pores are called stomata, and stomata help in exchange of gases. So the right answer is stomata. Next, question 4. Which of the following is a micronutrient? What do you mean by micronutrient? You know, students, the plant required nutrient for their growth, and these nutrients they absorb from the soil water. Okay, and the micronutrients means those nutrients which are required in small quantity. Those nutrients are called micronutrients. So the nutrient like nitrogen, carbon, hydrogen are required in large amount, but copper required in less amount. So this copper is known as micronutrient. And now next is fill in the blanks. First number, green plant use dash and dash to prepare food. Students, green plants make their food by the process of photosynthesis, and in the process of photosynthesis they use carbon dioxide and water. They use carbon dioxide. So in the first fill in the blanks we fill up carbon dioxide, and second in oxygen. In the presence of sunlight and chlorophyll, they can prepare their food by using carbon dioxide and oxygen. Second is, during photosynthesis, the gas released is, so students, plant use carbon dioxide and oxygen, carbon dioxide and water. Use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, they prepare their own food. And what is produced? The glucose is produced, and the gas which is released is oxygen. Next, the presence of starch can be tested by using, we perform experiment the presence of starch in the leaf by using the iodine solution. So the answer
Here we fill iodine solution. And on testing with iodine, the starch turns in color. When we test the presence of starch in the leaf, we use iodine solution. So when we test with the iodine solution, the starch turns blue and black in color. Blue and black in color. That show that starch is present. When the color changes blue and black, then it show that starch is present. Fifth number, the pigment dash is present inside certain structure called dash in leaf. So which pigment is present in leaf? Everybody know that green pigment known as chlorophyll. Chlorophyll is present in the certain structure, and where this chlorophyll is present? In chloroplast. In chloroplast. So pigment chlorophyll is present in certain structure chloroplast in the leaf. Sixth number and the last is the small pores present on the leaf through which carbon dioxide enter the leaf are called. So students, in the process of photosynthesis, plant utilize carbon dioxide, and carbon dioxide is absorbed from the atmosphere. But how the plant absorb the carbon dioxide? With the help of stomata. Stomata are the tiny pores on the lower surface of the leaf. There are tiny pores on the lower surface of the leaf is known as stomata. So the small pores present on the leaves through which carbon dioxide enter the leaf are called stomata. And the next is the true false. So first number is the chlorophyll pigment enable the plant to use sunlight. Yes, by the help of chlorophyll, the sunlight is absorbed. The main function of the chlorophyll is to absorb the sunlight. So chlorophyll pigment enable the plant to use sunlight. So this statement is true. Next, if there were no plants, the amount of oxygen in the air would go on decreasing. Of course, if there is no plant, there is no photosynthesis occur. So how the oxygen is released? Because we know that in the process of photosynthesis, the oxygen gas is released, which is used by the human beings or all the living beings for the respiration. If there is no plants, so there is no photosynthesis occur. So there is no oxygen is released. The amount of oxygen in the air is also decreases. This statement is also true. Next, green plants prepare their food by using oxygen and water. No, green plants prepare their food by using carbon dioxide and water, not oxygen and water. So this statement is false. Next, photosynthesis occur only in chlorophyll containing part of the plant. Of course, yes, because chlorophyll help the plant to absorb sunlight. So if there is no chlorophyll, in the absence of chlorophyll, the photosynthesis process doesn't take place. So for the process of photosynthesis, chlorophyll pigment is necessary. So this statement is also true. And the next exercise is the name the following. So the first question is gas used in photosynthesis. In the process of photosynthesis, which gas is used? Carbon dioxide. Carbon dioxide. The second question is pigment which gives green color to the leaves. Due to the green color pigment chlorophyll, the leaves are of green color. So the answer is chlorophyll. Third number, 3 macronutrients. Macronutrients, those nutrients which are required in large quantity are called macronutrients. So the nutrients which are required in large quantity are carbon, hydrogen,
and oxygen. Next, question number 4. 3 micronutrients. Micronutrients are those nutrients which are required in a small amount. So those nutrients are called micronutrients. And the answer is 3 micronutrients are copper, zinc and boron. These are required in small quantity. With this last question, your exercise are finished and we will start the new chapter in our next video. Okay students, that's enough for today. We will meet in our next video. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. This is class 7th, subject is computer. Students, we discuss today malware software. This is the revision class of malware software. Okay. स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वो रिवीजन कर लेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। एक बार हम लोग कि ये मालवेयर सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं, एक बार हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, व्हाट इज द मालवेयर वर्ड? हम लोग का टॉपिक है मालवेयर सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द मालवेयर वर्ड? स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि मालवेयर वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. फर्स्ट इज द malicious, क्लियर, एंड द सेकंड इज द सॉफ्टवेयर. मैलिशियस का इसमें MAL ले लिया गया है और सॉफ्टवेयर का वेयर ले लिया. ओके, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस एंड द सॉफ्टवेयर malware. What is the meaning of malicious? Malicious means harmful. Malicious means harmful. Malicious software means harmful software, यानी कि those software which is harmful for our computer, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है. वो किस तरह से, which type of harmful? They damage your computer system, they increase speed of computer system, they display unwanted messages on your सिस्टम. दे इसके अलावा और वो क्या कर सकते हैं? दे स्टील योर इंफॉर्मेशन विच स्टोर ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि वो आपका जो कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है उनको वो मतलब वो क्या करते हैं, उनको डैमेज भी करते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हैक भी करते हैं. दे हैक देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विच आर स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी. ओके, जनरली आपके जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं वो आपके कंप्यूटर में विदाउट योर नॉलेज एंटर कर देते हैं. ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और हार्मफुल सॉफ्टवेयर. दीज सॉफ्टवेयर्स आर वायरस, स्पाईवेयर, worm, Trojan horse and sweepers and adware. Okay students, these are the examples of malicious software. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि what is the virus. अब हम लोग ये जो आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनके बारे में हम लोग इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे कि what is the virus, spyware, worm, Trojan horse, sweepers and adware. A virus can, next topic is a virus. A virus can enter your system without your information. A virus, generally a virus get activated when file that contain a virus is opened. That means कि वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में विदाउट इंफॉर्मेशन एंटर करता है. और जनरली आपका वायरस जो है वो किस तरह से एंटर करता है? वायरस जो होते हैं वो आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. ठीक है, it loaded itself into memory of the computer. ये कंप्यूटर की मेमोरी में अपने आप से ही ये लोड हो जाता है. ठीक, अब आपकी बारी आती है कि ये आपका वायरस जो है एक्टिवेट कैसे होता है. एक्टिवेट क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी वायरस वाली फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, आपके जो वायरस वाली फाइल है, जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हो तो आपकी जो ये फाइल जो है वो तुरंत
वो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जनरली क्या होता है कि वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे होता है, जनरली आपका जैसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, हमने अपनी एक पेन ड्राइव वायरस में कंप्यूटर में लगाई, तो हमारे पेन ड्राइव में वायरस आ जाएगा। अब वो पेन ड्राइव जो है वो जहाँ जहाँ जिस जिस सिस्टम में भी हम लोग यूज़ करेंगे उन सब में ही वायरस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वायरस जो है वो आपका स्प्रेड कर जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और जैसे ही आप जिस फाइल में वायरस होता है, जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। अब बात आती है कि हमारे जो वायरस है वो कितने तरीके के होते हैं। देयर आर, हमारे आपका जो कोर्स में आपको ये 4 वायरसेस पढ़ने हैं, अदरवाइज तो वायरस बहुत सारे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वायरस, बूट सेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर, माइक्रो वायरस एंड द पॉलीमॉर्फिक वायरस। बूट सेक्टर वायरस जो होता है वो आपका कंप्यूटर का जो बूट सेक्टर होता है, यानी कि जो बूट सेक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूट सेक्टर पोर्शन होता है, ये वहाँ पे आपका वायरस जो है वो छुपा रहता है। फाइल इन्फेक्टर में क्या होता है, जनरली आपकी जो exe फाइल्स होती हैं, .exe फाइल्स होती हैं आपकी, इस एक्सटेंशन की फाइल में ये जो वायरस है वो आपका स्टोर रहता है। और अब आपका आता है ये माइक्रो वायरसेस क्या होते हैं। तो माइक्रो वायरस आपके वो वायरस होते हैं, माइक्रो आपका जनरली जो है वो एक कमांड होता है, ठीक है, माइक्रो कमांड होता है। तो ये क्या होता है, वायरस उसमें हाइड होता है, और जैसे ही आपके वो कमांड्स एक्टिवेट होते हैं, माइक्रो कमांड्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ कमांड्स को हम लोग एक माइक्रो कमांड्स में एक कमांड में हम लोग क्रिएट कर देते हैं, तो आपका वायरस जो है उसमें एक्टिवेट, उसमें आपका हाइड रहता है। ओके स्टूडेंट, अब आती है बारी आपकी पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होते हैं वो बहुत डेंजरस वायरस होते हैं, जनरली इनको डिटेक्ट करना और डिलीट करना दोनों ही बहुत मुश्किल होता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करते हैं, इनके बहुत 100 इनके फॉर्म्स होते हैं। एक बार ये सिस्टम में आपका, अगर ये आपके सिस्टम में एक बार आपके इंस्टॉल हो गए या आपका वायरस ये वाला पहुंच गया, तो फिर आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो जल्दी, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, अगर किसी फाइल में है तो जितनी बार ये रन होगा ये उतनी ही ज़्यादा जो है वो अपने फॉर्म जो है, मतलब वो अपने डुप्लीकेट्स बनाता जाता है। और इसका मेन पर्पस ही ये होता है कि कंप्यूटर को जो है वो स्लो करना है। मेन द पर्पस ऑफ दिस पॉलीमॉर्फिक वायरस इज स्लो डाउन द सिस्टम। ओके, अब आपके यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बूट सेक्टर में आपका एल्क क्लोनर, ब्रेन डिस्क किलर और स्टोन वायरस, दीज आर द बूट सेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस, कैस्केड, संडे। फिर माइक्रो वायरस में आपका न्यूक्लियर और DMW है। पॉलीमॉर्फिक वायरस में एल्कन है, मेलबर्ग है और तेरक है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके हो गया आपका वायरसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज malware software is worm. Worm is also called malware software. Its multiply main characteristics is its multiply itself, यानी कि ये क्या करता है, जब आपका worm जो है वो एक बार आपके सिस्टम में आ गया, तो जब भी आपका सिस्टम, जब आप हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो ये अपने आप को रेप्लिकेट यानी कि मल्टीप्लाई करता है। ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी कि जितनी बार सिस्टम आपका ऑन होगा, आपका ये वर्म जो है वो सिस्टम में उतने ही बढ़ते जाएंगे। मल्टीप्लाई का मतलब ये डबल होते चले जाएंगे। और ये स्प्रेड कैसे होता है, इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू ओवर अ नेटवर्क। ओके, ये स्प्रेड किसके थ्रू होता है, ये नेटवर्क के थ्रू जो है वो स्प्रेड होता है। एंड द एग्जांपल इज कोड रेड, दिस इज द फेमस worm, slammer and storm. Okay student, I think this is sufficient for today. Thank you, have a nice day.